गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे एमपी हिस्ट्री में वैदिक पीरियड की। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? एमपी हिस्ट्री। और इसमें कौन सा पीरियड है आपका? वैदिक काल। कई सारे लोग हैं जिनने थोड़ा बहुत वैदिक काल के बारे में सुना ही होगा। बताएंगे आप लोग थोड़ा सा क्या होता है वैदिक पीरियड? जी, बोलिए बोलिए। अरे पार्टिसिपेट करिए, ऐसा क्या है। देखिए समझिए, वैदिक पीरियड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक पीरियड और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड। क्या? वैदिक काल को कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक कौन सा है? ऋग्वैदिक। और एक क्या है? लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल का मतलब है जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। आप लोगों ने बचपन से ये बात सुनी होगी कि हमारे कितने वेद हैं? चार वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार ही वेद हैं। तो ये जो चार वेद हैं इनमें से पहला जो वेद है, एक तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट एंशियंट वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारा सबसे प्राचीन या पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और जिस पीरियड की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिले वो ऋग्वैदिक पीरियड। अब ऋग्वैदिक पीरियड है कब से कब तक? तो 1500 से लेके 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। 1500 बीसी से 1000 बीसी का टाइम पीरियड ऋग्वैदिक है। जबकि जो हमारा लेटर वैदिक, हिंदी में बेटा इसे कहते हैं हम उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल। तो 1000 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी, कहाँ तक की बात कर रहे हैं? 1000 से 600 बीसी का जो पीरियड है वो लेटर वैदिक पीरियड है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक, समझ में आ रही बात? ये दो बातें हो जाती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या आते हैं उस पर बात करें। जब हम आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब हम आपको इसकी डिटेल पे बात करेंगे, जो इंडियन हिस्ट्री की है। अभी चूंकि हम लोगों को क्या पढ़नी है? एमपी हिस्ट्री। लेकिन थोड़ा समझ में आना चाहिए कि हाँ किसकी बात कर रहे हैं। तो ऋग्वैदिक पीरियड जो था हमारा वो किस पर बेस्ड था? तो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, मतलब व्यवसाय आधारित था। जैसे आपने सुनी होगी वर्ण व्यवस्था। सुना है सबने? इतना तो सुनी होगा, वर्णा सिस्टम। तो वर्णा सिस्टम में कौन कौन से वर्ण है? चार। ठीक है, आ जाइए। कौन सी व्यवस्था है? वर्णा सिस्टम, या हिंदी में हम इसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक ना आपकी सोशियोलॉजी से भी कनेक्ट होता है, तो आपको बस जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको कनेक्ट बहुत अच्छे से करिए, जिससे जहां भी आए, अगर सिमिलर चीजें आती हैं तो हमसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो वर्णा सिस्टम में है कौन कौन से वर्ण? हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। एक है बी यानी ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। यही चार वर्ण है। ठीक है, तो ये जो चार वर्ण हैं, ये वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ऑक्यूपेशन बेस्ड थी। मतलब क्या? व्यवसाय आधारित। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा था कि अगर हम ऋग्वैदिक काल में हैं और हम, ठीक है, अगर हम पठन पाठन, पठन पाठन समझते हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो मैं क्या होता? ब्राह्मण हो जाता। ठीक है। अगर मैं युद्ध में पार्टिसिपेट करता, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता, रक्षा करने का, युद्ध में भाग लेने का, तो क्या हो जाता? क्षत्रिय हो जाता। अगर मेरा काम व्यापार वाणिज्य करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता, तो क्या हो जाते? वैश्य हो जाते। और अगर मेरा काम उपरोक्त चारों वर्णों की सर्विसेज करना, ठीक है, तो सर्विसेज ऑफ अपर थ्री वर्णास,
ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने का अगर मैं कार्य करता तो मैं क्या हो जाता, शूद्र हो जाता। यही स्थिति थी। तो ये किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। मतलब ये है कि आपका जो भी व्यवसाय है उसके आधार पर आपका वर्ण निर्धारित है। आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो युद्ध में भाग लूंगा और युद्ध करूंगा। अभी तक आप व्यापार व्यवसाय करते थे, तो अब आप क्या हो जाएंगे, उस समय के अनुसार आप क्षत्रिय हो जाते। फिर आपका मन करता है यार कौन लड़ाई झगड़ा मोल ले, कौन लड़े, ये करे वो करे, तो अब हम एक काम करते हैं, हम नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे हम। तो क्या बन जाओगे, ब्राह्मण बन जाओगे। तो ये सारी चीजें बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज बदल गई थी उत्तर वैदिक काल में। तो ये जो व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी, तो जो वर्ण व्यवस्था थी अब ये कैसी हो गई थी, तो बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म पर आधारित हो गई थी। कैसी आधारित है, जन्म पर। अब जन्म पर आधारित है मतलब सीधी बात है, अब ब्राह्मण कौन होगा, जिसके माता पिता ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन, क्योंकि जन्म आधारित है, तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र होता था। यानी ये जो व्यवसाय आधारित व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में आके जन्म आधारित व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। यानी निश्चित रूप से यहां से किस चीज का जन्म हो जाएगा, कास्ट सिस्टम। कैसी व्यवस्था, जाति व्यवस्था के रूप में चीजें शुरू हो जाएंगी। यानी अब क्या होगा कि आप जिस भी रूप में आपका जन्म होगा, अगर ब्राह्मण के घर हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर तो क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र, तो अब आप अपना कुछ भी चेंज आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था कैसी हो गई है। तो यहाँ व्यवस्था कैसी है, लिबरल है, उदारवादी है। भाई आपका मन करता है कि नहीं हम तो भाई युद्ध में भाग लेंगे, या हम पूजा पाठ करेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, एजुकेशन टीचिंग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे। या बाकी के वर्ण भी आप डिसाइड कर सकते थे, बट यहाँ चीजें जन्म पर आधारित होने के कारण उत्तर वैदिक काल के अंत में आकर ये व्यवस्था बेटा कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और ये कठोर व्यवस्था थी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें थी। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बेटा वैदिक काल में जो जनपद हुआ करते थे, कुछ कुछ जगह होती थी जिनके मतलब वैदिक कालीन नाम या प्राचीन नाम थे, इनके वर्तमान नाम, इस तरीके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपकी इंडियन हिस्ट्री का भाग है जो रिफ्लेक्ट एमपी हिस्ट्री में होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में। बट आपको क्या ध्यान रखना है, तो देखिए आप यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में जो वैदिक पीरियड है उनके कुछ वैदिक पीरियड के नाम हैं और उनके कुछ करंट या रिसेंट नाम हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। यही कभी मैचिंग में, कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे बात करें कि मध्य प्रदेश में एक निषाद जाति थी, कौन सी थी, निषाद। ठीक है, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में निवास करती थी। इसका उल्लेख कितने ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, और कौशितिक उपनिषद में भी विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही सतपथ ब्राह्मण से रेवा, रेवा यानी कि नर्मदा नदी, तो एक सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इस सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से किसका, रेवा, जैसे एक आध बार क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है कि रेवा किस नदी को कहा जाता है, तो रेवा जो है वो किसको कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। वैदिक काल में हैह वंश के शासक महिष्मत ने महिष्मती नगर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिष्मती, अच्छा बाहुबली याद है आप लोगों को, मूवी देखी होगी, तो महिष्मती, तो ये महिष्मत नामक शासक थे जिन्होंने महिष्मत नगर या महिष्मत सिटी की स्थापना की थी। ये कुछ एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। जैसे आज की डेट में जो दमोह है, सुना है दमोह, सागर दमोह, तो दमोह जो क्षेत्र है इसे पहले क्या कहा जाता था, तुंडीकर। तो तुंडीकर जो प्राचीन
जनपद था उसका वर्तमान नाम दमोह है। ऐसे ही जो त्रिपुरी था, ठीक है, तो त्रिपुरी आज का क्या है, तो आज का ये जबलपुर है। ऐसे ही जो दसार्ण है आपके पास में ही है, तो दसार्ण को आज की डेट में विदिशा कहा जाता है। वत्स्य वर्तमान का ग्वालियर है। चेदी जो है वो बुंदेलखंड के खजुराहो के आसपास का क्षेत्र है। और अनलपुर या नलपुर जो है वो शिवपुरी है। कभी कभी नलपुर भी बोलते हैं शिवपुरी को। तो अनलपुर या नलपुर क्या है आपका, वर्तमान का शिवपुरी है। शिवपुरी कहाँ है, कहाँ है शिवपुरी, नॉर्थ में। अच्छा, मध्य प्रदेश के, थोड़ा मैप देखा करें, मतलब चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी। तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में। अच्छा, शिवपुरी की क्या विशेषता है, सॉरी, बहुत बढ़िया, किस में, ठीक है, तो लार्जेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश का, वो की क्या है बेटा, एक मिनट बेटा, स्टार्ट कर देना। तो हमने आपको बताया कि कुछ कुछ जो जनपद हैं क्या है, ठीक है, एंशिएंट जनपद या हमारे प्राचीन भारत के या वैदिक कालीन जो जनपद थे, जैसे तुंडीकर। तुंडीकर क्या है आज की डेट में, दमोह। दसार्ण, तो दसार्ण जो है वो प्राचीन नाम था इसका, आज की डेट में इसे हम क्या कहते हैं, विदिशा कहते हैं, ठीक है। वत्स्य, तो वत्स्य जो है वो ग्वालियर है, ठीक है। बेसिकली ग्वालियर जो नाम आया है ना, वो गवाली ऋषि, एक गवाली ऋषि थे, इनके नाम पर ग्वालियर पड़ा था। और जो प्राचीन जनपद था वत्स्य, उसका वर्तमान नाम ग्वालियर है, ठीक है। नलपुर या अनलपुर शिवपुरी है। और शिवपुरी जो था, हम जहाँ पे लास्ट बात की थी, वो थी कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो आपका क्या है आज की डेट में, शिवपुरी। लेकिन याद रखिएगा 2011 की जो लास्ट सेंसस थी हमारी, 2011 की जनगणना, उसके अनुसार नहीं था ये सबसे बड़ा जिला। तो उसके अनुसार सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा था। तो पहले छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, और आज की डेट में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जिला शिवपुरी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और त्रिपुरी जबलपुर है, दसार्ण विदिशा है, अनूप निमाण है, ठीक है। तो वर्तमान में जो निमाण है आपका वो अनूप कहलाता था, ठीक है। इसके अलावा वत्स से ग्वालियर, चेदी खजुराहो और अनलपुर शिवपुरी वाला होता था। अब महाजनपद पीरियड में, अब देखो कितने सरल सी चीज है। एक क्वेश्चन, महिष्मती नगर की स्थापना किसने की, कुछ नहीं, महिष्मत महिष्मती, ठीक है। तो महिष्मती की स्थापना किसने की, महिष्मत नामक शासक ने की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर ऋग्वेद में या वैदिक पीरियड में मध्य प्रदेश की किस नदी का वर्णन है, तो भाई रेवा, जिसे रेवा को हम क्या कहते हैं, नर्मदा रिवर कहते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके जो प्राचीन जनपद हैं उनके वर्तमान नाम या मॉडर्न नेम क्या हैं, तो जैसे वत्स्य। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अगर हम जनपद की जगह वत्स्य महाजनपद बोल देंगे तो पूरी पिक्चर बदल जाएगी, ठीक है। तो प्राचीन जनपद जो है, एंशिएंट जनपद जो वत्स है, वो ग्वालियर है आज का। लेकिन अगर हम जनपद की जगह क्या कर दें, महाजनपद, मतलब जनपदों से मिलकर जो बनते थे वो कहलाते थे महाजनपद। और अगर महाजनपद कहेंगे तो क्या होगा, अब बताओ किसी ने अगर हिस्ट्री कभी पढ़ी हो तो। वत्स्य महाजनपद जो है वो, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, नहीं, गलत, बोलिए ना, सही तो बोल रहे हैं, कौशाम्बी। तो वत्स्य जो है वो उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। तो वत्स्य महाजनपद के रूप में कौशाम्बी है, जबकि मध्य प्रदेश में वत्स्य जो है वो जनपद है और ग्वालियर है। तो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो पढ़ते टाइम क्वेश्चन ध्यान रखना, नहीं तो पता चले वत्स्य तो पढ़ लिया, अब जनपद महाजनपद था क्या। तो प्राचीन जनपद जो मध्य प्रदेश का है वत्स्य, वो आज का ग्वालियर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे महाजनपद की, तो वत्स्य महाजनपद जो है वो कौशाम्बी है, ठीक है। तो दो अलग अलग बातें। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में महाजनपद पीरियड।
तो देखिए हमने वैदिक काल में आपको क्या बताया कि वैदिक पीरियड हमारा है कब से कब तक का एग्जैक्टली तो हमने दो पार्ट्स में से डिवाइड किया, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक पीरियड कब से कब तक का? 1500 से 1000 बीसी, और 1000 से 600 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। अच्छा चलो पूछ ही लेते हैं, बीसी और एडी। माइनस में। अच्छा ओके, और एडी बताइए मैडम। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट को जानते हैं ना आप लोग, कौन है? ब्रिटिश, वाह। बहुत बढ़िया। कौन है? अरे ईशा मसीह ब्रिटिश। क्यों भाई फिर बोलोगे भगवान भोलेनाथ, बोले हिंदू धर्म के हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं ब्रिटिश और अंग्रेज, मतलब जीसस क्राइस्ट मत बोलो, ठीक है? आप क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हो, एक अलग बात है। क्रिश्चियन बोलो तो समझ में भी आए। तो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था उससे पहले के जो इंसिडेंट्स या इवेंट्स या घटनाएं हैं वो बीसी में होती हैं, बिफोर क्राइस्ट होती हैं, और ये उल्टे क्रम में चलती हैं। मतलब ऐसे, जैसे अगर मैं कहूँ 1500 बीसी, फिर मैं कहूँ 1400 बीसी, फिर मैं कहूँ 300 बीसी, फिर मैं कहूँ 200 बीसी, फिर और एकदम जीरो पे आ जाएंगे, और जीरो से फिर हम शुरू होंगे। अब जो हम चल रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकली कैसे चल रहे हैं, ठीक है? अब हम कौन सी तरफ बढ़ रहे हैं? बढ़ते क्रम में। और जबकि बीसी वाला कैसा है? घटते क्रम में। और जो पुराना है वो पहले का है, जबकि अब जो है वो उल्टा है। मतलब अगर उसके रेशो में देखेंगे तो एकदम अपोजिट चीजें हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य का टाइम पीरियड हमारा ऋग्वैदिक काल का है, जबकि लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 से 600 बीसी का है। और जब हम 600 बीसी, 600 शताब्दी ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं तो इस समय के ही टाइम पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं? महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली ये था कि छोटे छोटे जो जनपद हुआ करते थे उन जनपदों के मिलने से आपस में क्या बन गए थे? महाजनपदों का निर्माण हो गया था। और इस महाजनपद पीरियड में टोटल कितने? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना, बत से कौशाम्बी जो है वो महाजनपद है। ठीक है, तो जैसे आपने एक अच्छा नाम जो सुना होगा वो सुना होगा मगध का। सबने सुना है ये? मगध साम्राज्य। तो इन 16 महाजनपदों में बेटा जो सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल जो महाजनपद था वो था, और कुछ नहीं, आप तो ऐसे याद रख लो, माँ से मगध, और मोस्ट पावरफुल जो है वो मगध ही था। तो इन 16 महाजनपदों में से बेटा दो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 16 महाजनपद में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपदों का वर्णन है? तो मध्य प्रदेश में दो महाजनपद हैं, जिनमें से एक है चेदी, ठीक है, और एक है अवंती। ठीक, अवंती, अवंती को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है नॉर्थ अवंती, अवंती का उत्तरी भाग। तो उत्तरी अवंती की जो कैपिटल थी वो उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती यानी सदर्न अवंती जो था उसकी कैपिटल थी माहिष्मती। ठीक है, तो अवंती के दो पार्ट्स, उत्तरी अवंती, और कैसे याद रखो, थोड़ा हिंदी याद रख लो, उ उत्तरी, उ उज्जैनी, तो उत्तरी उज्जैनी। ठीक है, और दक्षिणी अवंती, सदर्न अवंती का क्या है? तो महेशमती, जिसकी स्थापना किसने की थी? महेशमत ने की थी। ठीक है, तो एक महाजनपद मिल जाता है। इसी तरीके से एक और महाजनपद क्या है मध्य प्रदेश में? चेदी महाजनपद। अच्छा, और क्या चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में दो हैं? बताएं जल्दी से। क्या? ज्योतिर्लिंग, पक्का? ठीक है, तो दो ज्योतिर्लिंग हैं, कौन कौन से? एक महाकालेश्वर, एक ओंकारेश्वर। कौन गया महाकालेश्वर?
कौन कौन गया है? गए हैं आप लोग? अच्छा ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर की क्या विशेषता है? सॉरी, अच्छा ठीक है। सदर्न डायरेक्शन या दक्षिण मुखी शिवलिंग है भारत का एक। कितने ज्योतिर्लिंग है वैसे? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंग में से दो मध्य प्रदेश में है, एक है आपका महाकालेश्वर। एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो बेटा कैसा है, दक्षिण मुखी, यानी कि दक्षिण डायरेक्शन में, सदर्न डायरेक्शन में है। और दूसरा ओंकारेश्वर। ठीक है, तो ओंकारेश्वर जो है वो कहाँ है, खंडवा में, और महाकाल उज्जैन में है। अच्छा, महाकालेश्वर जो है वो किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी। ठीक है, और ओंकारेश्वर नर्मदा नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो दो हमारे यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश में दो महाजनपद थे, कौन कौन से, अवंती और चेदी। और दो ही मध्य प्रदेश में क्या है, ज्योतिर्लिंग। ठीक है, वापस आ जाइए आप अपने। ठीक है, तो 16 जो महाजनपद थे उस समय, किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं बेटा, 600 बीसी, 600 बीसी के आसपास भारत में 16 महाजनपद जो हैं वो लाइज करते थे। उनमें से मध्य प्रदेश में दो महाजनपद जो हैं वो लाइज करते थे। कौन कौन? एक है आपका चेदी और एक है अवंती। ठीक है, इन दोनों को हमें पढ़ना है। जब हम इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे कनेक्ट करना है, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ, याद रखिए हर बार मध्य प्रदेश का इतिहास भारत के इतिहास से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो है तो भारत के इतिहास का ही पार्ट, बट चूंकि आपके सिलेबस में चीजें अलग दी हैं, तो इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए हमें मध्य प्रदेश के इतिहास को समझना है। तो चेदी, चेदी यानी कौन सा रीजन है, बुंदेलखंड का। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वो चेदी है, और अवंती जो है वो मालवा है, बेसिकली आज का मालवा रीजन है। कौन कौन सी कैपिटल थी, उत्तरी, कैसे याद रखोगे, उत्तरी उज्जैनी, और दक्षिणी सदर्न की क्या है, महेश्वती। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। चलो आ जाइए वापस यहाँ पे। तो महाजनपद पीरियड जो है, यानी कि किस समय की बात कर रहे हैं, 600 बीसी के आसपास की। तो महाजनपद पीरियड में बेटा इनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो दो ग्रंथ हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं कि महाजनपद पीरियड की जानकारी। एक है अंगुत्तर निकाय, तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय कौन सा है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिससे हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा एक है भगवती सूत्र। ये सीधा क्वेश्चन पूछा, अच्छा ऐसा पूछा जाता है, किस जैन ग्रंथ से हमें 16 महाजनपद की जानकारी, तो भगवती सूत्र। किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपद की जानकारी, तो अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट और भगवती सूत्र जैन वाला है, इनसे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और दो महाजनपद मध्य प्रदेश में है, एक अवंती और एक चेदी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अवंती महाजनपद पर। तो अवंती शब्द का प्रथम उल्लेख बेटा ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद कैसा वेद था, मोस्ट एंशिएंट, सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है, अवंती का वर्णन किया गया है। राज्य के रूप में या स्थान के रूप में, मतलब पूरे एक स्टेट या प्लेस के रूप में अवंती का वर्णन बेटा पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, तो पाणिनि की एक बुक है। अच्छा, पाणिनि का नाम कितने लोगों ने सुना है, कौन है पाणिनि? अच्छा ठीक है कौन वैसे पाणिनि? बचपन से सुने होंगे आप लोग ये चीज पाणिनि के बारे में, थोड़ी बहुत तो नहीं सुनी है। संस्कृत व्याकरण के जनक। ठीक है, अगर हम कहें सीधा पूछें सबसे पहली संस्कृत व्याकरण की बुक, तो संस्कृत ग्रामर की जो पहली बुक है वो है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के जो राइटर हैं वो कौन है, महर्षि पाणिनि। और पाणिनि जो है वो महापदम नंद
नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, नंद वंश के जो संस्थापक थे महापदम नंद, उनके दरबार में मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अवंती एक प्लेस या स्टेट के रूप में किसने बताया, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में बताया। पूछे अवंती का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और कैपिटल पे बात कर लेते हैं, तो नॉर्थ अवंती या उत्तरी अवंती उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती माहिष्मती है। क्लियर है आपको? ठीक है, इनके बीच में नेत्रावती रिवर जो है वो बहती है। अब कुछ शहर जो इनके फेमस थे, तो कुरुटधर और सुदर्शनपुर, ये आपने एक भी नहीं सुने होंगे, बट उस समय हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल में, जब अवंती राज्य हुआ करता था 16 महाजनपदों में। तो ये जो कुरुटधर और सुदर्शनपुर इनके प्रमुख शहर होते थे। ऋग्वेद में अवंती जनपद का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बेटा जो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और सामंत पासीदिक हैं, इनमें भी अवंती महाजनपद के उज्जैनी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो किसमें? बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से? दीपवंश और सामंत पासीदिक। ठीक है, और वराह पुराण में उज्जैनी को भारत के 7 मोक्षदायिनी नगर। अब इसका मतलब क्या है मोक्षदायिनी नगर का? जहां पर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब पहला प्रश्न होता है कि मोक्ष क्या है? अच्छा, चाहते सब है मोक्ष मिल जाए, किस्सा खत्म हो जिंदगी का, है क्या मोक्ष? सॉरी, अच्छा, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, फ्री फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ साइकिल। तो जब हमें बर्थ और डेथ साइकिल से मुक्ति मिल जाती है, रेनंसिएशन जिसे हम कह सकते हैं, मिल जाता है, तो वो मोक्ष कहलाता है। तो 7 जो मोक्षदायिनी नगर हैं जहां आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उनमें से एक उज्जैनी। एक आध कोई मोक्षदायिनी नगर और बताइए, आप लोग पता हो तो। जहां हरिद्वार, ठीक है। काशी, काशी की महत्ता बहुत ज्यादा है। मतलब आप अगर काशी के विषय में पढ़ेंगे ना तो आपको आश्चर्य होगा। ठीक है ना, तो काशी है, हरिद्वार है, ये मोक्षदायिनी नगरों में आते हैं। चलो ठीक है। कालांतर में बेटा मगध के हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के काल में इनके जो अमात्य या मंत्री जो शिशुनाग थे, इन्होंने अवंती पे आक्रमण किया, और प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे, इनको पराजित कर अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब देखो कहानी बदल गई। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो अवंती था वो महाजनपद था, और अवंती महाजनपद जो है इसको किसने अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो नागदशक का टाइम पीरियड। अब नागदशक हर्यक वंश के अंतिम शासक है, तो लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी नागदशक। नागदशक के समय में इनके जो अमात्य मिनिस्टर होते थे शिशुनाग, इन्होंने नंदीवर्धन को पराजित किया, और क्या किया? अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अवंती जो है सबसे पहले कहाँ पर, तो ऋग्वेद में है, एक प्लेस के रूप में अवंती पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। अवंती, नॉर्दर्न अवंती कैपिटल उज्जैनी, और सदर्न अवंती महिष्मती है। ठीक है, दोनों के बीच में नेत्रावती रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, और कुर्तापुर और सुदर्शनपुर जो है इनके प्रमुख नगर थे। अवंती डिस्ट्रिक्ट का वर्णन कहाँ पर? ऋग्वेद में किया गया है, 7 मोक्षदायिनी नगरों में से एक है। और जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, कौन कौन से थे? एक दीपवंश और एक सामंत पासीदिक, इनमें भी अवंती का वर्णन मिलता है। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। और फाइनली नागदशक के टाइम पीरियड में किसने? शिशुनाग ने अवंती को ऑक्युपाई कर लिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे वत्स, ग्वालियर वाला, अनूप, निवाड़ और अनलपुर, शिवपुरी, ये उस समय का जो अवंती वाला क्षेत्र होता था, इनमें ये जनपद जो है वो हुआ करते थे, जो कि प्राचीन जनपद में भी हमने यही सेम चीज पढ़ी थी। अब दूसरा जो महाजनपद है वो है चेदी या सुक्तिमती। ठीक है, तो चेदी, ठीक है, तो चेदी कहाँ? तो बेतवा और नर्मदा के मध्य बुंदेलखंड में। तो एक तो सीधा पूछा जाता है कि चेदी कहाँ पर, तो बुंदेलखंड रीजन में। और कौन सी नदियों के बीच में? बेतवा और नर्मदा रिवर। इसकी जो राजधानी थी
वो सोत्थीवती और सुक्तिमती। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है चेदी की कैपिटल, तो या तो आप सुक्तिमती, अच्छा शक्तिमती भी बोलते हैं इसे, सोत्थीवती भी बोलते हैं। तो चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र है, राजधानी शक्तिमती, सुक्तिमती, सोत्थीवती। ठीक है, तो किसकी राजधानी है? चेदी की। अब जो जनपद थे दसाण यानी विदिशा और तुंडीकर दमोह, तो इसके अंतर्गत जो जनपद आते थे महाजनपद, किसके? चेदी महाजनपद में एक तुंडीकर यानी दमोह वाला और दसाण विदिशा वाला आता था। अब देखो, चूंकि कहाँ थे? अवंती में थे, तो अवंती में याद रखिए, अब अवंती के अंतर्गत जो शासन कर रहे थे वो प्रद्योत डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी। कौन सी डायनेस्टी? प्रद्योत डायनेस्टी। तो इस वंश की जानकारी हमें पुराणों से मिलती है, और एक बुद्ध के समकालीन एक अमात्य थे पुलिक, जिन्हें बेटा कहीं कहीं सुनिक भी कहा जाता है। तो समस्त क्षत्रियों के सम्मुख अपने स्वामी की हत्या करके अपने बेटे प्रद्योत को इन्होंने अवंती के सिंहासन पर बिठा दिया था। तो ये जो पुलिक या सुनिक या पुणिक भी बोलते हैं इन्हें कभी कभी, तो इन्होंने क्या किया, इनके जो राजा थे उनकी इन्होंने हत्या कर दी स्वामी की, और अपने बेटे प्रद्योत को, पूरा नाम है उसका चंड प्रद्योत, तो प्रद्योत या चंड प्रद्योत को उन्होंने क्या किया, शासन सत्ता दे दी। ठीक है, हर्षचरित के अनुसार इस अमात्य का नाम ये जो था पुलिक, सुनिक, पुणक, पुणिक, ये सब बहुत सारे नाम इसके मिलते हैं। किनके पिता थे ये? चंड प्रद्योत के। ठीक है, तो अब आपके जो एग्जाम का काम का क्वेश्चन है वो है चंड प्रद्योत। ये कई बार आपसे पूछा गया। तो अपने समकालीन समस्त राजाओं में सबसे शक्तिशाली था, इसीलिए इसे चंड कहा जाता था। तो मोस्ट पावरफुल रूलर था उस टाइम पीरियड का ये, इसीलिए क्या कहलाता था? चंड। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार चंड प्रद्योत का बिंबिसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। अब याद करो, मैंने एक क्लास में आपको लास्ट में क्या बताया? हाँ, कि बिंबिसार की पत्नी और चंड प्रद्योत की पत्नी जो है वो बहने बहने थी। ठीक है, बिंबिसार कहाँ से शासन कर रहे थे? मगध पर। जबकि चंड प्रद्योत कहाँ से शासन कर रहे थे? अवंती पर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब चंड प्रद्योत को बीमारी होती है तो इन्होंने, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य या डॉक्टर जीवक को भेजा था इनको ठीक करने के लिए। किसको ठीक करने के लिए? चंड प्रद्योत को। तो बेसिकली हिस्ट्री के अनुसार इसे कहा जाता है पांडु रोग, पांडु डिसीज। तो ये पांडु रोग था, और साइंस में इसे हम कह सकते हैं जॉइंडिस या पीलिया। तो बेसिकली इन्हें, किन्हें? चंड प्रद्योत को जब पांडु रोग या पीलिया या जॉइंडिस हो गया था, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, बिंबिसार ने अपने जो डॉक्टर थे जीवक को भेजा था, और जीवक ने इनका ट्रीटमेंट किया था और ये ठीक हो गए थे। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया? तो पूछा गया है हु इज द रूलर ऑफ अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद का शासक है, तो शासक कौन था? याद रखना, चंड प्रद्योत। यही क्वेश्चन था। अशोक आएगा नहीं बताना है, बिंबिसार आएगा नहीं बताना है, क्योंकि बिंबिसार कहाँ से रूल कर रहे थे? मगध से। जबकि जो आपके चंड प्रद्योत हैं ये अवंती प्रॉपर से शासन कर रहे थे। अब चंड प्रद्योत के बाद में इस वंश के अंतिम शासक कौन आएंगे? नंदीवर्धन। देखो, पुणिक या पुलिक या सुनिक, इसके बाद इनका बेटा चंड प्रद्योत, और अंतिम रूप से इस वंश के शासक कौन? नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन के समय में याद करो, अभी हमने 2 मिनट पहले ही पढ़ा था कि अवंती के जो नंदीवर्धन थे प्रद्योत वंश के अंतिम शासक, इन्हें किसके समय? नाग दशक के समय इनके मिनिस्टर शिशुनाग ने पराजित किया, और अवंती को, मतलब अब यहां जब इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन आएगा, तो नंदीवर्धन के समय क्या होगा कि जो कौन है? शिशुनाग इन पे आक्रमण करेंगे नंदीवर्धन पे, और शिशुनाग के राजा कौन थे उस समय? नागदशक। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। बाद में ये नागदशक को भी हटा देते हैं शिशुनाग, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देते हैं। तो इस तरीके से अब आप क्या देखेंगे कि जो अवंती महाजनपद है वो किसका हिस्सा बन गया? मगध साम्राज्य के अंतर्गत इसे मिला लिया गया। तो किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। लेकिन उस समय शासक कौन थे? नागदशक थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो जरा पूछे कितना याद हो रहा है। देखिए आप समझिएगा,
मध्य प्रदेश में दो महाजनपद हैं, एक अवंती और एक क्या है आपकी, चेदी। चलो पहले चेदी की बताओ। चेदी की राजधानी सुक्तिमती, शक्तिमती, सोत्थिवती। ठीक। और ये चेदी है कहाँ, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। कौन सी नदियों के बीच में, नर्मदा और बेतवा रिवर। ठीक है, ये इतनी सी बात है। जो जाओ अवंती पे। कैसी अवंती, नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती। बोलो जल्दी से। नॉर्थ अवंती कैपिटल उज्जैनी। ठीक है, चलो। साउथ अवंती महिष्मति। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक। अब तो अवंती जो थी इसका वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में, ठीक है, प्लेस के रूप में पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अच्छा चलो क्वेश्चन पीछे ले जाते हैं थोड़ा। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से होती है, तो 16 जो महाजनपद थे, कौन से थे, 16 महाजनपद किन किन से, एक थी अंगुत्तर निकाय और एक भगवती सूत्र। ये कौन सा था, जैन टेक्स्ट था ये, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे। ठीक है, तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, यही स्थिति है। अब अवंती पर कौन शासन कर रहा है, प्रद्योत डायनेस्टी या प्रद्योत वंश। इसकी प्रद्योत वंश जो है, इनने क्या किया था, पुण्यकिया सुनिक ने अपने स्वामी या शासक की हत्या कर दी और किसको शासक बना दिया, चंड प्रद्योत को शासक बना दिया। अब चंड प्रद्योत को क्या हो जाता है, ज्वाइंडिस या पीलिया हो जाता है, तो कौन भेजते हैं इनके पास, वैद्य। तो बिंबिसार जो है इन्हें किसको भेजते हैं, जीवक को भेज देते हैं। ठीक है, ये ठीक हो जाते हैं। इस वंश का लास्ट रूलर कौन था, नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन को कौन हराएगा, शिशुनाग। और रूलर कौन थे इस समय, नागदशक। तो नागदशक के समय शिशुनाग जो है वो नंदीवर्धन को हरा देता है, और इस तरीके से ये अवंती को किसमें मिला देता है, शिशुनाग। तो शिशुनाग इसका मगध साम्राज्य में ये मिला देता है। वास्तव में देखा जाए तो इस हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के बाद में शासक कौन बनेगा, शिशुनाग ही शासक बन जाता है। और शिशुनाग के शासक बनने के बाद इसका बेटा कालाशोक आता है। इसके बाद में इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन आएगा। अच्छा मजेदार बात यह है कि नंदी वर्धन दो जगह मिल गए आपको, और फाइनली ये रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मगध वाली स्थिति हो गई। किसकी स्थिति, मगध में। तो मगध में मिला लिया अवंती को। तो ये चीज है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये जो चंड प्रद्योत है ये है वास्तव में अवंती का शासक। ये लोग नहीं है अवंती के शासक, क्योंकि ये तो क्या कर रहे हैं, अवंती को ही मगध साम्राज्य में शामिल कर ले रहे हैं। तो अब अवंती जो है वो कहाँ अलग से शासन रहा इसका, ये तो किसके अंडर में आ गया, मगध के। तो इसीलिए जब आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अवंती का शासक कौन था, तो अवंती का शासक कौन, चंड प्रद्योत था। ना अशोक थे, ना शिशुनाग थे, ना बिंबिसार थे, इनको आपको नहीं बताना है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक। दोनों महाजनपदों में कोई समस्या किसी को, लाइव में बताइए बेटा, किसी प्रकार की कोई समस्या। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, एक वैदिक पीरियड देखा। तो वैदिक पीरियड कब से कब तक था, नहीं वो तो ऋग्वैदिक था। तो वैदिक पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। ठीक है, तो ऋग्वेद से जिसकी जानकारी मिले वो ऋग्वैदिक, और जिससे बाकी के वेदों से जानकारी मिले वो उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक पीरियड कैसा था, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित या बेस्ड ऑन बर्थ थी, और इसी के लास्ट में कास्ट सिस्टम जो है वो प्रिवेल करने लगा था। अब मध्य प्रदेश में जो वैदिक काल के कुछ जनपद थे उनके नाम बताओ, दसार्ण, विदिशा, तुंडीकर, दमोह, वत्स, ग्वालियर, नलपुर, शिवपुरी,
अनूप, निमाण, ये वैदिक कालीन जनपद थे मध्य प्रदेश में जिनके वर्तमान नाम और ये बता दिए हमने आपको। फिर इसके बाद हम कहाँ पहुंचते हैं, 600 बीसी पे। और 600 बीसी पे कौन सा पीरियड शुरू हो जाएगा, महाजनपद काल। तो महाजनपद पीरियड हो जाएगा। और कितने टोटल महाजनपद, तो 16 महाजनपद। उनमें से मध्य प्रदेश में कितनी, तो 2 महाजनपद। कौन कौन से, एक अवंती एक चेदी। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां, उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती माहिष्मती। ठीक है। अवंती का वर्णन पहली बार ऋग्वेद में स्थान के रूप में या राज्य के रूप में पाणिनि की अष्टाध्यायी में। कौन थे पाणिनि, महापदम नंद के दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर ऑफ महापदम नंद। कौन, पाणिनि। क्या लिखी इनने बुक, अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण की पहली बुक थी। ठीक है। 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ था। ठीक है। अच्छा, और अवंती का वर्णन किन बौद्ध ग्रंथों में, दीपवंश और सामंत पासादिक। ठीक है। अरे भूल गए, ये था। अरे अभी तो बताया था, दीपवंश और सामंत पासादिक में किसके वर्णन मिलता है, उज्जैनी या अवंती महाजनपद का। और 6 मोक्षदायिनी नगरों में है। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को किसने पराजित किया, शिशुनाग ने। किसके टाइम पीरियड में, नाग दशक के टाइम पीरियड में। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। तो ये प्रद्योत डायन, अच्छा ये मीन्स में भी आ सकता है बेटा, प्रद्योत डायनेस्टी। तो पुराणों से हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। पुण्यकिया सुनिक ने अपने स्वामी या राजा की हत्या की थी, अपने बेटे चंड प्रद्योत को शासक बनाया था। चंड प्रद्योत किनके रिलेटिव या कंटेम्प्रेरी थे, तो बिंबिसार के थे। इन्हें क्या डिसीज हुई थी, पांडु रोग या पीलिया या जॉइंडिस हुआ था, और जीवक ने इनका ट्रीटमेंट किया था। और इस वंश के लास्ट रूलर नंदीवर्धन थे। ठीक है, क्लियर है। लाइव में बेटा आप लोगों को वॉइस आ रही है, कहीं कोई समस्या। अब इसके बाद में जो आता है ये है आपका और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मौर्य जो स्थिति है उसकी हम बात करते हैं। अब देखो थोड़ा सा समझो, अब हुआ क्या, अवंती को कहाँ मिलवा दिया था हमने, मगध में। और मगध में कौन शासन कर रहा है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश को हटा के अब कौन आएगा, नंद वंश। और नंद वंश को हटाने के बाद में भारत के इतिहास में मगध पर कौन शासन करेगा, मौर्य वंश। तो मगध में जो हम वंश देख रहे हैं, सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश, और नंद के बाद मौर्य वंश। तो नंद वंश के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य नाटक देखा हो या चाणक्य नाटक देखा हो, तो आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त सॉरी चाणक्य जो थे, जिन्हें हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इनको किसने, धनानंद ने इनकी इंसल्ट कर दी थी। ठीक है, किसने कर दी थी, धनानंद ने। और उसका बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, ट्रेन किया, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किनको पराजित कर दिया गया, धनानंद को पराजित कर दिया गया। और मगध में एक नया वंश जो है वो स्थापित हो गया। वो कौन सा था, मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। ठीक है, तो अब मौर्य वंश को हमें मध्य प्रदेश में देखना है। तो अवंती राज्य मध्य प्रदेश में स्थित था। अशोक 11 वर्ष तक अवंती के गवर्नर रहे। तो अशोक गवर्नर के रूप में रहे हैं। देखिए आप थोड़ा समझिए यहाँ पे, तो आपको और क्लियर होगी चीज। हमने मगध की कैसी स्थिति बताई, मगध में पहले कौन सा वंश था, हर्यक। हर्यक के बाद नाग या शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग के बाद नंद वंश, और नंद को हराएंगे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये मौर्य वंश स्थापित हो गया। अब मौर्य वंश जब स्थापित हुआ तो इसकी स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त का बेटा था बेटा बिंदुसार। कौन था, अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ हर्यक में हम क्या देख रहे हैं, सार।
ठीक है, हर्यक में कौन सा है? बिंबिसार है। और यहाँ कौन सा है? और भूल जाए तो ऐसे याद रखना, चंद्र बिंदु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। और इन्हीं के समय, किसके, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो है वो गवर्नर थे, कहाँ के? उज्जैन या अवंती के। उज्जैन राजधानी थी, तो अवंती के गवर्नर के रूप में। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक जो है वो कहाँ के गवर्नर थे, तो अवंती के। और कितने साल गवर्नर रहे ये? तो 11 वर्ष तक ये गवर्नर रहे हैं। कौन गवर्नर रहे हैं बेटा? अशोक। ये ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। एक मिनट, लाइव में बेटा कोई रिप्लाई करो, वॉइस तो आ रही है ना? योगी लिंक कनेक्ट है ना? वॉइस, रिप्लाई तो करिए, आवाज। लाइव क्लास। योगी एक बार चेक करो, ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है क्या? कनेक्ट नहीं है ये। अब अशोक, अशोक का मध्य प्रदेश से बहुत सारा संबंध है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक तो अशोक ने क्या किया, विदिशा की जो राजकुमारी थी, विदिशा मध्य प्रदेश में है, विदिशा को अभी क्या कहा था? दसार्ण। तो विदिशा जो जनपद था उसको वर्तमान नाम विदिशा है, वो प्राचीन नाम क्या था? दसार्ण था। तो यहाँ की जो राजकुमारी कुमार देवी या महादेवी थी, इनसे तो होगी इनकी शादी। अब कैसे मध्य प्रदेश छोड़ देंगे? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनके पुत्र जो थे वो महेंद्र, और पुत्री थी संघमित्रा। सांची स्तूप देखे हैं आप लोगों ने? कौन कौन गया है सांची? गए हैं। ठीक है, तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। अशोक के शासन काल में कुणाल उज्जैन के प्रांतीय शासक थे। अब देखो मजेदार बात क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। इनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार के समय अवंती के गवर्नर अशोक। फिर अशोक शासक बनेंगे तो अशोक के समय अवंती के गवर्नर कुणाल। ध्यान रखना, मिक्स हो जाएगा अगर ऑप्शन दोनों मिल सकते हैं। अशोक जब मगध साम्राज्य के रूलर बनेंगे तो उस समय अवंती के गवर्नर कुणाल। और अगर हम बात करें कि जब अशोक गवर्नर थे तो इनके पिता शासक थे बिंदुसार। अशोक का विवाह किससे हुआ? तो कुमार देवी या महादेवी, जो कि विदिशा की राजकुमारी या प्रिंसेस थी, इनसे इनका विवाह हो गया था। और सांची, सांची कहाँ आता है? सांची रायसेन में आता है। तो सांची के जो स्तूप हैं, सांची स्तूप का निर्माण बेटा अशोक ने करवाया था। ठीक है, इनके जो स्तूप हैं ये एग्जाम में खूब आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो एक है आपका सांची के स्तूप। तो सांची स्तूप में सारीपुत्र और मोगलायन की अस्थियां रखी हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर किन की बोन्स या हड्डियां या अस्थियां रखी गई हैं? तो सारीपुत्र और मोगलायन की। अच्छा एक बात बताओ, मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 पक्का? और बच्चों में? 300? सच्ची? गिना दो 206, कौन गिना सकता है? गिना देंगे, अच्छा। तो आपको ध्यान रख, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मानव में कितनी बोन्स होती हैं? तो 206 होती हैं, और चिल्ड्रंस में, बच्चों में 300। सही आंसर 300 प्लस है, लेकिन एग्जाम में 300 ही आया है, तो आपको 300 याद रखना है। चलो वापस आओ, तो कौन किसकी हड्डियां हैं? सारीपुत्र और मोगलायन की अस्थियां कहाँ पे? सांची स्तूप में रखी हुई हैं। चीनी यात्री जो फायान थे, इनके अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो 84,000 स्तूपास का फॉर्मेशन किसने कराया?
अशोक ने। और आगे जब जानकारी मिलेगी कि अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, दोनों बातों पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, पढ़ाते जरूर है इतिहास में, क्योंकि पहला मुद्दा है कि 84,000 स्तूप सच में बनवाए थे अशोक ने। 84,000 स्तूप बहुत ज्यादा होते हैं। और अच्छा, बनवाए थे तो ढूंढ ढूंढ के इसने फोड़े भी थे। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन क्वेश्चन आया है तो दोनों को ध्यान रखिएगा। कितने स्तूप? 84,000 किसने बनवाए? अशोक ने। और किसने तोड़े? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, जी का फेमस स्तूप है। इसकी खोज बेटा 1818 में जनरल टेलर ने की थी। तो सांची स्तूप। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए? पहला, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक के कार्यकाल में हुआ। सांची स्तूप में किसकी बोन्स या अस्थियां रखी हुई हैं? सारीपुत्र और मुगलायन की। फिर अशोक ने कुल कितने स्तूपों का निर्माण करा? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। और अशोक के सांची स्तूप की खोज किसने की? तो जनरल टेलर ने की। अच्छा, आप लोग गए तो ये जो सांची स्तूप है, इसकी रेलिंग या तोरण द्वार का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दो स्तूप हैं, एक भरोत सतना और एक सांची स्तूप, दोनों अशोक ने बनवाए। और दोनों की रेलिंग जो बनवाई है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई है। अब मजेदार बात बताते हैं। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए और उसने तोड़ दिए 84,000। फिर ये दो की रेलिंग क्यों बनवाई? या तो दो कम तोड़े होंगे 84,000 से, क्योंकि दो की तो रेलिंग बनवाई। तो डेटा 22 वर्षा हो गया ना भाई। जैसे किसी ने 84,000 चीजें बनवाई, एक ने पूरी 84,000 फोड़ दी, तो दो की रेलिंग बनवाई ना, तो दो कम बोलो, या तो बोलो 84,000 की जगह 83,998 को फोड़ा और इसके बाद दो की रेलिंग। तो रेलिंग पूछी जाती है। तो सांची स्तूप की रेलिंग का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने। सतना के भरोत स्तूप की रेलिंग का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद बेटा एक बैस्य टेकरी उज्जैन में है। एक स्तूप कहाँ है अशोक का? सांची में था। एक बैस्य टेकरी उज्जैन में है। तो कानीपुरा टीले पर स्थित अशोक की जो पत्नी थी कुमार देवी के लिए इसने करवाया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, बैस्य टेकरी। तो बैस्य टेकरी कहाँ पर है? उज्जैन में। एक है कसरावत। तो कसरावत खरगोन में है, इतवर्डी टीले पर है ये। तो कसरावत का स्तूप। बैस्य टेकरी कहाँ? उज्जैन में। कसरावत खरगोन में। सांची रायसेन में। इसके अलावा तुमेन। तो तुमेन जो है वो अशोकनगर में। ठीक है। अच्छा, कुछ किताबों में आपको गुना मिलेगा, बहुत सारी किताबों में, कुछ में नहीं। तो पहले गुना में हुआ करता था, लेकिन गुना से बाद में अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो अब जो है वो तुमेन स्तूप जो है वो कहाँ है? तुमेन अशोकनगर में। इसके अलावा देवर कोठार, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देवर कोठार जो स्तूप है वो रीवा में है। पानगुड़ारिया सीहोर में है। देखा आप लोगों ने पानगुड़ारिया? सलकनपुर गए आप लोग? भोपाल से गए हैं सलकनपुर? तो भोपाल से जब आप सलकनपुर जाते हैं तो जैसे ही आप अब्दुल्लागंज क्रॉस करेंगे, तो अब्दुल्लागंज क्रॉस करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में पानगुड़ारिया स्तूप मिलता है। अच्छा, जो लोग यहाँ के होंगे उनने भी नहीं देखा होगा। देखा? नहीं देखा? अब्दुल्लागंज से ही हो? और बताओ, लो, अब्दुल्लागंज वालों ने नहीं देखा तो अब क्या कर सकते हैं किसी का। ठीक है। अब जब भी सलकनपुर देवी दर्शन करने जाओ आप सलकनपुर माता के, तो आप देखना जैसे ही आप अब्दुल्लागंज थोड़ा क्रॉस करेंगे, ठीक है, और वो जब टर्न आता है, रोड टर्न करने के पहले ही आपको बाकायदा और बढ़िया लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि। हाँ। अब छोटा बड़ा क्या, मैं बड़ा थोड़ी करवाऊंगा, मैं थोड़ी अशोक हूँ कि भैया इसका निर्माण कराया, या मैं पुष्यमित्र शुंग बन जाऊं बोले तोड़वाएंगे स्तूपों को। हाँ, छोटी सी जगह है, लेकिन वो पेपर में कई बार आया है कि पानगुड़ारिया कहाँ है। तो पानगुड़ारिया इंस्क्रिप्शन या पानगुड़ारिया का स्तूप जो है वो सीहोर में है। अंधेर के स्तूप बेटा रायसेन में है। सोनारी स्तूप भी रायसेन में है। भोजपुर के स्तूप विदिशा में। ये बहुत गलत हो सकता है क्वेश्चन। आपको पता है भोजपुर शिव मंदिर रायसेन में है, जबकि भोजपुर के स्तूप विदिशा में है। तो भोजपुर स्तूप जो है वो विदिशा में है।
और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि भरोत स्तूप, तो भरोत स्तूप जो है वो सतना में है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। और याद रखिएगा अच्छे से, भरोत स्तूप और सांची स्तूप की रेलिंग का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। वास्तव में स्थिति क्या थी, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई। मौर्य वंश में कौन कौन थे? चंद्रगुप्त, इसके बाद बिंदुसार, चंद्र बिंदु से याद रख लो, फिर इसके बाद अशोक, और इसके बाद अंतिम शासक बृहद्रथ। अब बृहद्रथ जो है, इनके सेनापति थे बेटा, इनके कमांडर इन चीफ कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी। किसने मर्डर कर दिया? मतलब शासकों को ही मार रहे हैं इनके सेनापति। देखो, नागदशक के समय शिशुनाग ने पहले तो नंदीवर्धन को हरा दिया, और बाद में नागदशक ने ही किनको मार डाला? नागदशक को किसने मार डाला? शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ऐसी कहानी चल रही। तो पुष्यमित्र शुंग बेसिकली क्या थे? कमांडर इन चीफ थे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के। और इन्होंने किस वंश की स्थापना की बेटा? तो शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। और इन्हीं ने कहाँ कहाँ की रेलिंग बनवाई? बोलो जल्दी से। सांची स्तूप और सतना का भरोत स्तूप। चलो बताओ, सांची स्तूप की खोज किसने की? कब? 1818 में जनरल टेलर जो थे, कौन से टेलर? जनरल टेलर, इन्होंने, ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सांची स्तूप बाय जनरल टेलर इन 1818। और सतना के भरोत स्तूप की खोज कब? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो अलेक्जेंडर कनिंघम में 1873 में सतना के भरोत स्तूप की खोज की थी। और दोनों की रेलिंग कौन बनवा रहा है? तो पुष्यमित्र शुंग ने इन दोनों की रेलिंग का निर्माण किया है। जबकि दोनों स्तूपों का फॉर्मेशन, ठीक है, तो स्तूप किसने बनवाए? अशोक ने। जबकि रेलिंग कौन बनवा रहा है? पुष्यमित्र शुंग। तो इसीलिए सांची और भरूच स्तूप में समानता दिखाई दे गई आपको। क्या समानता दिखाई दे रही है, क्या सिमिलैरिटी? कि दोनों की रेलिंग का निर्माण, दोनों का फॉर्मेशन अशोक और दोनों की रेलिंग का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने किसकी बात की? मौर्य वंश की। जल्दी जल्दी बताओ, मौर्य में अशोक ने कितने साल गवर्नर रहे? 11 साल। कहाँ के? और अवंती के जब शासक बने ये तब? अवंती के शासक बने ही नहीं है। ऐसे बोलो, मगध के जब अशोक शासक बने तो उस समय गवर्नर कौन थे? कुणाल थे। किसके? और अशोक किसके समय अवंती के गवर्नर थे? तो अपने पिता बिंदुसार के समय अशोक जो है वो कहाँ के? अवंती के गवर्नर थे। अच्छा, इनकी पत्नी महादेवी या कुमार देवी कहाँ से थी? विदिशा से थी। इनके लिए एक स्तूप बनवाया इन्होंने, वैश्य टेकरी उज्जैन। सोनारी कहाँ है? सोनारी रायसेन। भोजपुर विदिशा, ध्यान रखना, भोजपुर विदिशा था, जबकि सोनारी रायसेन। और वैश्य टेकरी कसरावद सांची। अच्छा बेटा, सांची स्तूप जो है ना, कौन सा स्तूप? सांची स्तूप, इसको आपको ध्यान रखना है 1989 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो 1989 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। किसको शामिल कर लिया गया था? सांची स्तूप को। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि सांची स्तूप को
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो 1989 में किया गया था। ठीक है, इसकी डिस्कवरी कब हुई? 1818 में। किसने की? जनरल टेलर ने। पक्का? सांची है कहाँ? रायसेन में। बेटा आज की डेट में सांची को ना सोलर सिटी भी बोलते हैं। सोलर सिटी के रूप में भी सांची जानी जाती है। और सांची के अगर हम और नाम बताएं तो काकनाद। काकनाद किसे बोलते हैं? सांची को ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि काकनाद किसका नाम है, तो काकनाद जो है वो सांची का ही नाम है। ठीक है, बताइए भाई, लाइव में क्लियर है यहाँ तक बात? रिप्लाई करें कोई। याद हो रही है बात? चलो बढ़िया। तो ये बातें हमने की यहाँ तक। चलो जल्दी से एक रिव्यू कर लें, फिर देखते हैं आप लोग कितना याद कर पाए। तो कहाँ से शुरू की हमने पिक्चर? वैदिक पीरियड। चलो एक एक प्रश्न पूछेंगे, आप बताते जाइएगा। हाँ, बताएंगे। वत्स से क्या था? अब उल्टे सीधे। वत्स ग्वालियर। ग्वालियर से ही हो क्या? अच्छा, ग्वालियर वाले पता क्या बोलते हैं? ग्वालियर बोलते हैं। ठीक है, तो ग्वालियर नहीं है, बोलो जल्दी से। ग्वालियर है। अच्छा, ना सिर्फ ग्वालियर वाले, दतिया वाले, भिंड वाले, मुरैना वाले, शिवपुरी वाले, ये सब ग्वालियर बोलते हैं, ना कि ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर। ठीक है। अच्छा वो ठीक है, गवाली ऋषि के नाम पे ग्वालियर ऐसे हो गया। चलो, तो ग्वालियर जो था वर्तमान का, वो वैदिक काल में वत्स से था। ठीक है, और कौशाम्बी क्या था? वो महाजनपद था, 16 महाजनपदों में। ठीक। चलो, दसार्ण, विदिशा, तुंडीकर, नलपुर, अनूप, निमाण और विदिशा, दसार्ण। विदिशा, दसार्ण। ठीक। तो ऋग्वैदिक पीरियड कब से कब तक? 1500 से 1000 बीसी। ऋग्वैदिक पीरियड किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ठीक है, व्यवसाय आधारित व्यवस्था थी। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड कब शुरू हुआ? 1000 से 600 बीसी तक। ठीक है। उत्तर वैदिक काल किस तरीके की व्यवस्था हो गई? जन्म आधारित, बेस्ड ऑन बर्थ। और यहीं से क्या शुरू होगा इसके एंड में? जातिवाद नहीं। जाति प्रथा या जाति व्यवस्था। अभी जातिवाद में बहुत समय है। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद 600 बीसी पर हम क्या देखेंगे भारत में? 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद थे, इनका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इनमें से कितने महाजनपद मध्य प्रदेश में? 2। कौन कौन से महाजनपद? एक अवंती, एक चेदी। तो चेदी की राजधानी सुक्तिमती, शक्तिमती, सोथिवती और बुंदेलखंड, नर्मदा और बेतवा। चलो अवंती पे चलते हैं। अवंती का नंबर सॉरी नाम जो है अवंती, अगर हम देखें सबसे पहले अवंती का वर्णन ऋग्वेद में, लेकिन स्थान या राज्य के रूप में पाणिनि की अष्टाध्यायी। और अवंती की बात और कौन से बौद्ध ग्रंथ में? दीपवंश और सामंत पाशादिक। बोलो, सामंत पाशादिक। ठीक है। फिर अवंती के गवर्नर अशोक थे। इससे पहले चलो अवंती को हम राज्य बनाते हैं। तो अवंती पर किसने शासन किया? चंड प्रद्योत ने। ठीक है, ये कौन था? तो प्रद्योत वंश का महत्वपूर्ण शासक था। और किनका रिश्तेदार था?
बिंबिसार का। क्या बीमारी हुई इन्हें? पांडु रोग या पीलिया। किसने ठीक किया? जीवक ने। ठीक। इस वंश का अंतिम शासक प्रद्योत डायनेस्टी का नंदीवर्धन किसने हराया? शिशुनाग ने। शासक कौन? नागदशक। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि शिशुनाग वंश स्थापित, फिर नंद वंश, और नंद वंश के बाद में धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश। कौन थे फाउंडर? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? आचार्य चाणक्य। ऐसे नहीं बोलो, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, चाणक्य बोलने से बेइज्जती फील होती है हमें। आचार्य चाणक्य बोलो जल्दी से। आचार्य भाई साहब, चाणक्य जो हैं, आचार्य चाणक्य जो हैं ना, वो इतने विद्वान व्यक्ति हैं कि आप, हाँ सीरियस बात बोलें तो यही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आचार्य चाणक्य की जो शिक्षा नीति है या जो पॉलिसी है, पर्यंत जब तक पृथ्वी रहेगी, दुनिया में लोग रहेंगे, उनकी नीति को अगर कोई पालन करता है तो उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको पता है सिकंदर को उन्होंने फंसा दिया था। सिकंदर के बारे में जानते हो? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व विजेता। सिकंदर को पोरस के दरबार में ले आए थे वो, उल्लू बना के। उनने क्या कहा था कि पोरस तो मारा गया, और उसको उल्लू बना बनू के कहाँ ले आए थे? पोरस के दरबार में। लेकिन भारतीय लोग जो हैं बहुत स्वाभिमानी हैं। क्या किया पोरस ने? पोरस ने कहा नहीं, हम किसी को अकेले और धोखे से नहीं मारेंगे। लेकिन सिकंदर ने एक पल नहीं सोचा था इन्हें मारने में। तो अगर आचार्य चाणक्य की वो बात याद करते और उनको निपटा देते तो विश्व विजेता कौन होते? ठीक है। तो भारत उस समय भी बहुत शक्तिशाली हो सकता था, लेकिन पोरस समझ नहीं सके। ठीक है। तो मतलब इतिहास गवाह है आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं का। तो चलो वापस आ जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद इनका बेटा बिंदुसार रूलर बनता है, और बिंदुसार के बाद में, बिंदुसार के ही समय बेसिकली अशोक अवंती के गवर्नर बनते हैं 11 साल के लिए, और उसके बाद फिर अशोक शासक बन जाते हैं। और अशोक के समय कौन था अवंती पे? कुणाल था। ठीक है। फिर अशोक की शादी विदिशा की राजकुमारी कुमार देवी या महादेवी से हुई थी। अशोक ने कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया, जिनमें सांची स्तूप, भरूत स्तूप, कसरावत का स्तूप, हाँ, वैश्य टेकरी, देवर कोठार रीबा, सोनारी, कहाँ था? रायसेन, और भोजपुर स्तूप विदिशा। इन स्तूपों का निर्माण कराया इन्होंने। और इनमें से भरूत स्तूप और सांची स्तूप की रेलिंग का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। जबकि ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया? कितने? कितने? 84,000। और तोड़ा किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। बताएं भाई, लाइव क्लास यहां तक कोई समस्या किसी प्रकार की? तो बेटा हमने एक चंड प्रद्योत डायनेस्टी पढ़ ली, और एक हमने पढ़ी क्या? मौर्य वंश को। अब मौर्य में हमने स्तूप देख लिए। स्तूप के बाद बेटा इनके कुछ स्तंभ लेख या इंस्क्रिप्शंस हैं। तो पहले आपको समझना होगा टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों के प्रकार। तो अभिलेख जो थे वो 3 प्रकार के थे। ठीक है। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? एक होता है पिलर इंस्क्रिप्शन। देखो जैसे मान लो ये पीछे ये पिलर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, पिलर। तो अगर इस पिलर पे कुछ लिखवा दें, जैसे आप लोगों की उपलब्धियां सिलेक्शन के बाद की, तो ये पिलर इंस्क्रिप्शन बन जाएगा, स्तंभ लेख। ठीक है। एक होता था रॉक एडिक्ट या रॉक इंस्क्रिप्शन। तो किसी चट्टान या पत्थर के ऊपर जब लिखवा दिया जाता था तो वो कहलाता था रॉक इंस्क्रिप्शन। और एक होता था केव इंस्क्रिप्शन, गुहा लेख। तो किसी गुहा में या किसी गुफा में जब कोई चीजें इंफॉर्मेशन लिखवा दी जाती थी तो वो क्या कहलाती थी? आपकी केव इंस्क्रिप्शन। तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण कराया है। तो उन्हीं में से जो मध्य प्रदेश में कसरावत, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, कसरावत स्तूप भी था। कसरावत कहाँ था? खरगोन में। सांची अभिलेख
सांची है? पक्का? सांची अभिलेख रायसेन में नहीं है, सांची स्तूप रायसेन में है। ठीक है। काली तलाई जबलपुर, गुर्जरा ये आता है एग्जाम में खूब, तो गुर्जरा अभिलेख दतिया। बेटा इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो कई बार पूछा गया है कि अशोक के नाम का वर्णन अशोक के रूप में, तो गुर्जरा इंस्क्रिप्शन दतिया में है। ठीक है, इसके अलावा रूपनाथ ये बदल देना, अब रूपनाथ कहाँ? रूपनाथ कहाँ है? सतना, कटनी, पक्का? तो एक होमवर्क देते हैं आपको, आप लोग बताइएगा मुझे कल की क्लास में कि रूपनाथ जो अभिलेख है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, बताएंगे? अरे एक आध काम तो आप लोग भी करो यार थोड़ा बहुत तो रूपनाथ इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पर है, ये कल आप हमें बताएंगे। आज अपन इसे होल्ड करें फिर। ठीक है, तो रूपनाथ आपको बताना है कि कहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो केव इंस्क्रिप्शन है अशोक के, वो यहाँ पर कौन कौन से हैं गुहालेख में? एक सारोमारो शहडोल में, एक मारा सिंगरौली में। तो कैसे याद रखोगे? सारोमारो शहडोल, तो सारोमारो इंस्क्रिप्शन शहडोल में, और मारा की गुफाएं सिंगरौली में। तो ऐसे याद रख लो, मारा किससे मारा? सींग से मारा। तो मारा तो सींग से ही होता है भाई, सींग लेके ले मार दिया, तो मारा सिंगरौली, और सारो मारो शहडोल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे पूछी गई हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है बेटा आपका गुर्जरा, जो बहुत पूछा गया है। एक है आपका सांची स्तूप जो बहुत आया है, और एक है भरूच स्तूप। बाकी लेकिन देखिए ये क्वेश्चन आपके मेंस में कैसे आ सकता है, तो क्या कह सकते हैं वो क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में मौर्य वंश से संबंधित स्तूपों का वर्णन कीजिए, या मध्य प्रदेश में मौर्य वंश से संबंधित अभिलेखों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये जो स्तूप अगर आते हैं मौर्यन पीरियड के जो स्तूप हैं, तो इनमें आपको बताना है कि सांची स्तूप है एक, वैश्य टेकरी है, कसराबद है, देवर कोठार है, पानगुड़ारिया है, अंधेर है, सोनारी है, ये दोनों रायसेन में है, भोजपुर के स्तूप विदिशा में। इन सबको आपको बताना है, और इसके अलावा भरूच स्तूप जो है वो सतना में। और भरूच और सांची स्तूप पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी 3 मार्कर पहले पूछे जा चुके हैं प्री मेंस दोनों में ही। तो आपको ध्यान रखना है कि सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया, भरूच का भी अशोक ने कराया। सांची स्तूप कहाँ है? रायसेन में है। भरूच स्तूप सतना में है। सांची स्तूप की खोज 1818 में जर्नल टेलर ने की थी, जबकि भरूच स्तूप की खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ पिलर इंस्क्रिप्शन है, जैसे कसरावत, सांची, काली तलाई, गुर्जरा और रूपनाथ। तो रूपनाथ को हमने आपको होमवर्क दिया, गुर्जरा दतिया में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दो केव इंस्क्रिप्शन कौन कौन से हैं? सारोमारो शहडोल, और कौन सा? बोलो जल्दी से। मारा की गुफाएं सिंगरौली में। तो ये हो गया मध्य प्रदेश की मौर्य डायनेस्टी। कर पाएंगे? किसने स्थापित की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सा वंश? मौर्य वंश। इसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, यही थे ना? भूल गए क्या? चंद्रगुप्त मौर्य, इनका बेटा बिंदुसार, इनका बेटा अशोक। और अशोक जो है वो बिंदुसार के समय गवर्नर थे, कितने साल के लिए? 11 ईयर तक। और बाद में अशोक के समय अवंती के गवर्नर कुणाल थे, अंतिम शासक बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या कौन करेंगे? इनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग करेंगे। शुंग वंश और पढ़ ले, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? चल रहा है। चलो अब हम आ जाते हैं शुंग डायनेस्टी पर।
तो देखिए बेटा ये जो सुंग डायनेस्टी ज्यादा नहीं है, छोटी सी है। सबसे पहले हमने कुछ कुछ बातें पढ़ी ली कि संस्थापक या फाउंडर पुष्यमित्र शुंग, किनकी हत्या की थी? बृहद्रथ की। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दो राजधानियां बनाई थी, एक थी मगध की पाटलिपुत्र और एक थी अवंती राज्य में स्थित विदिशा। तो आपसे पूछा जा सकता है शुंग की राजधानियां कौन कौन सी थी? तो शुंग की राजधानियों में हम क्या क्या देखेंगे? एक क्या है आपकी, बोलो जल्दी से। एक है पाटलिपुत्र और दूसरी है विदिशा। विदिशा का प्राचीन नाम दसार्ण। बहुत बढ़िया, गुड। इसके शासन काल में इनका जो बेटा था अग्निमित्र, वो विदिशा का रूलर बना। कहाँ का शासक बना? और इन्हीं की जो प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, वो क्या कहलाती है? मालविकाग्नि मित्रम। तो ये जो अग्निमित्र हैं और एक इनकी कौन है? मालविका, हाँ जी बिल्कुल। तो मालविका हीरोइन है और अग्निमित्र हीरो हैं। तो इनकी जो प्रेम कहानी है वो कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, तो विदिशा का शासक तो मालविकाग्नि मित्रम में अग्निमित्र नाटक के नायक हैं। और मालविकाग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के शासन यज्ञसेन के साथ युद्ध कर विदर्भ के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और राज्य की सीमा वर्धा नदी, ठीक है, तक विस्तृत कर ली थी। सांची और भरूच स्तूपों में शुंग काल में सुधार किए गए। तो मैंने बताया था सांची स्तूप और भरूच स्तूप की रेलिंग जो है वो किसने बनवाई? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी। ठीक है, मूलतः तो अशोक ने निर्मित कराया था भरूच स्तूप का। इसकी चार दीवारी तोरण द्वार वही रेलिंग वगैरह किसने बनवाई थी? तो इन्हीं ने पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी। अब इसी शुंग वंश के बेटा 8th नंबर के शासक थे। कौन से? 8वें शासक थे भागभद्र, इन्हें भागवत भी कहते हैं। तो ये जो भागभद्र थे, इनके समय बेटा एंटियाल किड्स के यूनानी राजदूत, यूनानी एम्बेसडर जो आए थे, वो आए थे हेलियोडोरस। तो इन्हीं हेलियोडोरस ने क्या किया बेटा? बेसनगर या विदिशा में, कहां पर? बेसनगर या विदिशा में एक इन्होंने हेलियोडोरस का गरुणा पिलर बनवाया था। कौन सा पिलर? गरुणा पिलर जो है वो बनवाया था। इसी को हम खामबाबा कहते हैं। ठीक है, करवाया था। और इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इसका एक्सकेवेशन या उत्खनन कार्य एच.एफ. लेक और आर.डी. भंडारकर ने किया था। और इस शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो देवभूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव कण्व ने की। और इस तरीके से इसने कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। तो बहुत छोटा सा वंश था शुंग वंश। बताओ जल्दी से। फाउंडर पुष्यमित्र शुंग, इनका बेटा अग्निमित्र। और इसके बाद 8वां शासक भागभद्र। तो शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी, कौन है संस्थापक? पुष्यमित्र शुंग, इनका बेटा मित्र। और इस वंश का 8th नंबर का रूलर भागभद्र। और अंतिम या लास्ट रूलर देवभूति। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी राजधानियां क्या थी? और विदिशा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र और विदिशा थी। इनके ऊपर नाटक मालविकाग्नि मित्रम। पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ कहाँ की रेलिंग या तोरण द्वार बनवाए? सांची और भरोत का। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग जो था ना बेटा, इसके बारे में एक और चीज याद रखनी है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ समझते हैं आप लोग? जिसमें एक घोड़ा भगवान राम ने किया था। जैसे घोड़ा छोड़ा जाता है और जो भी राजा अगर उनके घोड़ा को पकड़ लेगा तो वो उससे राज्य, हम उन पर हमला करेंगे और उसे जीतकर उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ जो किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। और इसको किसने करवाया था? तो इस समय इनके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। पतंजलि का नाम सुना है? बाबा रामदेव। ठीक है, तो बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं वो पतंजलि के ही नाम से आते हैं। तो बेसिकली ये पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के जनक है। किस दर्शन के? फादर ऑफ योग फिलोसफी, पतंजलि। तो पतंजलि जो इनके पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ इनके लिए करवाए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भागभद्र के समय कौन आया?
हेलियोडोरस आया था, ठीक है, और इसने क्या किया था, तो हेलियोडोरस गरुणा पिलर, ये बहुत आता है एग्जाम में, कि हेलियोडोरस के गरुण स्तंभ का निर्माण किसने कराया, हेलियोडोरस ने कराया। शुंग वंश का कौन सा शासक था इस समय, भागभद्र था। और कहाँ बनवा, तो वेसनगर है, इसी को दसार्ण कहते हैं, और इसी को खम बाबा कहते हैं। तो कुछ भी नाम आ जाए, वेसनगर भी विदिशा है, विदिशा तो विदिशा है ही, भेलसा भी विदिशा है, दसार्ण भी विदिशा है, और इसका वेसनगर का हेलियोडोरस करुणा पिलर जो है वो क्या कहलाता है, खाम बाबा कहलाता है। और बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य क्या पूछा जाता है, एंशियंट एविडेंस ऑफ भागवत रिलीजन। तो भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य क्या माना जाता है, हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ, क्योंकि यहाँ पर इसने भगवान कृष्ण और भागवत धर्म समझ रहे हैं ना, तो भागवत के बारे में, जिसमें अब भागवत है तो भगवान कृष्ण आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो विष्णु अवतार और इन सब की बातें जहाँ की जाती हैं, तो भागवत धर्म का प्राचीनतम प्रमाण, एंशियंट एविडेंस ऑफ भागवत रिलीजन कहाँ पर मिलता है हमें, वेसनगर के गरुण स्तंभ में मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपकी सुंग डायनेस्टी, ठीक। तो उम्मीद है आपसे वैदिक पीरियड, इसके बाद मौर्य काल, और इसके बाद सुंग पीरियड, इनमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो पूछ लीजिए, बोलिए जल्दी से। और आप, हमने आपको क्या होमवर्क दिया, रूपनाथ आपको बताना है, कल ही बताना, आज नहीं सुनना है, और कंफर्म बताना, ठीक है, कि रूपनाथ कहाँ है, ठीक है, बताएंगे। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, किसी को कुछ बनाना है इसमें क्रोनोलॉजी वगैरह, क्योंकि देखो बस क्रोनोलॉजी नहीं लिखी है, बाकी आपके नोट्स में सब दिया है, वो तो आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ही। अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट या पिक विक लेना ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है हमारी तरफ से। हो गया, लाइव क्लास बोलो जल्दी से, यहाँ तक कोई समस्या, इसमें कोई, यहाँ हमसे पूछ लीजिए, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा, क्या दिया था, तो बताओ ना आप, ठीक है, सेनजीत थे, बहुत बढ़िया, और दोनों सही है आपके, यही पूछे गए थे एक्चुअली। महात्मा बुद्ध जो थे, इनके कंटेम्प्रेरी बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, अभी पढ़े हमने जो, और प्रसेनजीत थे, ठीक है, ये दोनों ही महात्मा बुद्ध के कंटेम्प्रेरी या कैसे थे, समकालीन माने जाते हैं, ठीक। तो यहाँ तक उम्मीद है कि बन गई होंगी चीज़ें, थोड़ा रिवाइज करिएगा। आज प्रिंट होके ये नोट्स आ नहीं पाए हैं, तो मैं कल निश्चित रूप से आप लोगों को दे दूंगा इसकी हार्ड कॉपी, तो जिससे कि आपको रिवीजन करने में, अभी मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, तो एक बार आप लोग घर पे रिव्यू करके आइएगा। कल मैं थोड़ा शुरू में आपसे पूछूंगा, और फिर हम लोग आगे चलेंगे इसके बाद में। तो अब हमें जो वंश पढ़ने, एक कण्व वंश, तो बहुत छोटा सा है, मतलब अभी मैं 2 मिनट पढ़ाऊँ तो कण्व वंश खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगला बड़ा वंश हमें आगे जो पढ़ना होगा, वो वास्तव में वो आएगा गुप्त वंश, ठीक है। बाकी छोटे छोटे से वंश हैं, और इनके इजी क्वेश्चंस आते हैं तो बन जाते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस हिस्ट्री में एक ही थोड़ा सा चैलेंज होता है कि ईयर होते हैं, नाम बहुत सारे होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना कि जैसे हमने कहा आपसे 16 महाजनपदों की जानकारी तो किससे मिल रही थी, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, जबकि अवंती की जानकारी बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और सामंत पासादिक से मिल रही थी, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा नाम मिक्स हो जाते हैं, तो हमें इनको मल्टीपल टाइम्स कनेक्ट करना है, और जैसे आपको सिखाया जा रहा है वैसे करने की कोशिश करेंगे तो बन जाएंगे, ठीक। कितने महाजनपद हैं टोटल, और मध्य प्रदेश में कौन कौन से,
अवंती, चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती, सुक्तिमती, सोत्थिवती। ठीक है। और कौन सा रीजन है? बुंदेलखंड। और अवंती की राजधानियां उत्तरी उज्जैनी, दक्षिणी महेशमती। महेशमती की स्थापना महेशमत ने। ठीक है। जनरल टेलर ने किसकी खोज की? कब? 1818। और भरूच स्तूप की अलेक्जेंडर कनिंघम, सतना। दोनों की रेलिंग और दोनों का निर्माण अशोक की पत्नी। कौन सा स्तूप बनवाया था इनके लिए? वैश्य टेकरी, उज्जैन। ठीक है। आज तो याद हो गया, कल पूछेंगे तब पता चले। ठीक है। चलिए, थैंक यू।